Hello everyone, welcome to Education Point Chemistry Classes. I am Sumit Luthra, your chemistry mentor. और आज बच्चे हम करने वाले हैं एक बेहद मजेदार टॉपिक और वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल. बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और ये सीबीएसई की 9th क्लास में भी आता है और ये 11th क्लास में भी आता है सभी बच्चों को. तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम एक मॉडर्न मॉडल है एटम का एंड दिस इज वेरी वेरी आप कह सकते हो कि काफी पेचीदा किस्म का मॉडल है. इसको समझना बड़ा जरूरी है. इसकी कैलकुलेशन बच्चे को कभी कभी तंग करती हैं लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है. तो बड़ी आसानी से आपको समझाऊंगा क्या है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. बस बने रहिए हमारे साथ. चलिए बात करते हैं कि बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम 1913 में नील्स बोहर ने दिया था और इस मॉडल के अनुसार इसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए. इस मॉडल के पहली बात उसने बोली कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं लेकिन उनके रिवॉल्व करने की एक डेफिनेट पाथ होता है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. उस ऑर्बिट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं विद डेफिनेट वेलोसिटीज एंड ईच ऑर्बिट हैज इट्स अ फिक्स्ड एनर्जी. ओके, फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड रेडियस और इस तरह से उन पाथ्स में ये रिवॉल्व करते हैं और उन पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट. ओके, तो इसके अनुसार उन पाथ्स को ऑर्बिट कहा जाता है. ठीक है, और कुछ केसेस में इनको प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी कहा जाता है और मेन एनर्जी लेवल भी कहा जाता है और मेन शेल्स भी कहा जाता है और साधारण भाषा में इसको शेल भी कहा जाता है. ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रिवॉल्व करते हैं? ये रिवॉल्व करते हैं शेल्स में जिन्हें हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, मेन एनर्जी लेवल भी बोलते हैं. ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनकी जो एनर्जी है इट इज फिक्स्ड. ओके, वो फिक्स होती है और ये न्यूक्लियस के अराउंड एक प्याज के तरह बने होते हैं. ठीक है, जिस तरह से प्याज को काटो तो वो आगे शेल्स बने होते हैं ना उसके, तो उन कवरिंग्स बनी होती हैं. बिल्कुल वैसे ही ये भी ऐसे करते हैं. आप देख सकते हैं कि दिस इज द न्यूक्लियस. यहां पर न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस और ये बेटा न्यूक्लियस को शो कर रहा है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं इन फिक्स्ड पाथ और ये जो पाथ बनाए हुए हैं दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. इनको आप ऑर्बिट्स कह सकते हो, इनको आप शेल्स कह सकते हो, इनको आप एनर्जी लेवल्स बोल सकते हो. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ओके, यू कैन ask. Principal energy levels are denoted by K, L, M, N, etc. Okay, इसको आप फर्स्ट वाले को K, सेकंड वाले को L, थर्ड वाले को M, फोर्थ वाले को N इस तरह से लिख सकते हो या फिर इसको N equal to 1, N equal to 2, N equal to 3 या फिर N equal to 4 भी लिख सकते हो. इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इन शेल्स की. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो अगर ये मेरा एटम है और एटम के अंदर ये मेरा न्यूक्लियस है तो बोहर्स मॉडल के अनुसार एटम सिर्फ इतना ही था लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार एटम सिर्फ इतना ही था लेकिन बोहर मॉडल ने हमें क्या बताया? उसने बताया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास वेरियस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं या ऑर्बिटल्स कहते हैं. और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं. इस तरह से फिर दूसरा शेल आएगा, दूसरे शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, फिर तीसरा शेल आएगा, फिर चौथा शेल आएगा. दिस इज द n equal to 1 K, then L, then M, then N और इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल. और ये सिर्फ मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन बनाया है बिकॉज इट इज हाइड्रोजन एटम. ये मैंने हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है बच्चे. और हाइड्रोजन एटम के अंदर सभी को पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसी इलेक्ट्रॉन का ये स्ट्रक्चर है कि वो घूम रहा है लेकिन उसके पास और भी शेल्स हैं लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो खाली हैं. ओके, सो दिस इज द वे. अगर आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है एटम्स का तो उस केस में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस
तरह से रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड एनर्जी लेवल। दीज सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स। और यही है बेटा आपके मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स हैं इस दुनिया में, दे आर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। उनके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। ओके, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ओके, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इन दिस वे आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं इस मॉडल को। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पोस्टुलेट क्या है बोहर्स एटॉमिक मॉडल का? ये कह रहा है कि जितनी देर तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रहता है उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। एनर्जी ना तो ये एमिट करेगा, ना ये एब्जॉर्ब करेगा, ना इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, ना इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेशनरी रहती है, कांस्टेंट रहती है एक ऑर्बिट के अंदर। और यही वजह है कि इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी स्टेट्स या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। ओके, सो एनर्जी कभी चेंज नहीं करेगी किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की। ओके, एनर्जी चेंज नहीं करेगी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की। सो हमारा जो थर्ड पॉइंट है बेटा, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। ये बड़े काम की चीज है, इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिएगा, इसकी काफी जरूरत पड़ने वाली है आगे आने वाले टॉपिक्स में। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक शेल में है तो उसकी एनर्जी फिक्स है, लेकिन अगर वो जंप करके जाता है दूसरे शेल में तो वो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। और चेंज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एक्स्ट्रा दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, और वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दूसरे शेल में चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तब वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से अपर यानी कि हायर एनर्जी शेल की तरफ भागेगा, और वहां पर जाने का जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है एक्साइटेशन। ओके, लेकिन वहां पर वो स्टेबल नहीं रहेगा, उसको वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा। ग्राउंड स्टेट मतलब जहां से वो चला था। ओके, और उसके लिए वो क्या करेगा, जितनी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी वो सारी की सारी वो वापस एमिट कर देगा और वापस उसी शेल में आ जाता है। ओके, सो इसको मैं आपको थोड़ा दर्शाता हूं कि मेरे पास दो सब शेल्स हैं और दोनों की जो एनर्जी है वो है E1 और E2, और जो E1 है वो लोअर एनर्जी लेवल है, जो E2 है वो हायर एनर्जी लेवल है। इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर है, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा करके, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है और उसको एनर्जी दी जाती है एक्स्ट्रा एनर्जी, ये मैंने उसके ऊपर एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करवाई, और एनर्जी को गेन करने के बाद ये क्या करेगा, जंप लगा के ये ऊपर चला जाएगा। इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। लेकिन एक्साइटेड स्टेट पे वो रह नहीं सकता है क्योंकि वहां पर उसकी स्टेबिलिटी जीरो हो जाती है, तो उसको वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में ही आना है। तो उसके लिए क्या करेगा, वो जितनी उसने एनर्जी गेन की होती है वो सारी की सारी एनर्जी वो वापस एमिट कर देता है, रीएमिट कर देता है, और ये वापस नीचे आ जाता है। और दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको डेल्टा ई लिखा जाता है, और डेल्टा ई किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ टू एनर्जी लेवल्स, और ये इसके बराबर होता है। सो दिस इज द एक्साइटेशन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन था, एक सेकंड में इसको सारा को रब कर देता हूं। यहां पर इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा, और जंप करने के बाद ये जो इसने एनर्जी ली होगी उसको रिलीज करके वापस ये नीचे आ जाता है। दिस इज द एक्साइटेशन प्रोसेस। ओके, let the lower energy state be E1 and that of higher energy state be E2, then the change in energy is the difference of the two energy levels which is emitted by falling h mu. So आप लिख सकते हैं delta E is equal to H2 minus E2 minus E1 which is equal to h mu. H mu is the energy of photon, you can say. अगली बात है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक एटम के अंदर,
तो उसके रिवॉल्व होने से क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है, एंड दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr, दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अब यहां पर n का मतलब क्या है? n का मतलब है यहां पर कि ऑर्बिट कौन सा है। अगर वो k है तो n की वैल्यू 1 लगा दीजिएगा, अगर वो n है तो n इसकी वैल्यू जो है वो 3 लगा दीजिएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। सो दिस इज द mv is the momentum and the r is the radius. So if I draw a tangent, okay, अगर मैं यहां पर tangent draw करता हूं, then it will be equal to Bohr proposed that the angular momentum of a revolving electron is quantized, और ये n के मल्टीपल होते हैं h upon 2 pi, okay, h upon 2 pi. mvr is the angular momentum of electron, okay. आगे बढ़ते हैं। टू पाई रेडियंस का मतलब होता है कि 360 डिग्री का एंगल, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स मॉडल एटॉमिक, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि जैसे अगर हमारे पास n1 होगा तो मैं इसमें n की जगह 1 फिल कर दूंगा और मेरे पास बचेगा h अपॉन 2 पाई। अगर मैं n2 फिल कर देता हूं तो इट विल बी 2h अपॉन 2 पाई, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी h अपॉन पाई। अगर मैं n को 3 फिल करता हूं देन 3h अपॉन 2 पाई। इस तरह से काम चलता जाता है, विच आर फिक्स्ड वैल्यूज। ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहती हैं और कभी भी चेंज नहीं करती हैं, ओके। मेरिट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम की विशेषताएं क्या है, क्यों ये मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ? पहली मेरिट इसकी ये है कि इट कुड एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस। जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम बनता है उसको ये एक्सप्लेन कर सकता है। हम इस मॉडल की हेल्प से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। सेकेंड, it could explain the stability of the atom by proposing stationary orbits for a revolving electron। मतलब ये हुआ कि ये एटम की स्टेबिलिटी जो है वो बता सकता है, क्योंकि जब रदरफोर्ड का मॉडल हमने बनाया था तो उसमें यही उसकी लिमिटेशन होती है कि एटम इज नॉट स्टेबल, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर सकता है, लेकिन न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं है कभी भी। इसलिए ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं जिसमें एनर्जी फिक्स रहती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी कम नहीं होती है। So this is the evidence that atom is stable. Third, it was able to calculate the Rydberg constant value which is in good agreement with the experimentally determined value. तो हम इसकी हेल्प से R वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो R वैल्यू इज 10967 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ R। और ये कहां से कैलकुलेट की गई है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, हाउ टू रिमेंबर इट। तो देखिए बेटा, बड़ा आसान है इसको रखना। 10 के बाद 9 के बाद 8 के बाद 7 और उसके बाद 6। उसके बाद हमने क्या करना है, दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स 10 to 6। अब हम क्या करेंगे, 10 and 9 आर रिमेन्स एंड 8 and 7 and 6 आर ऑर्डर एग्जैक्टली। इसको वापस 6 7 8 लिख दीजिए, 10 9 then 6 and then 7 and then 8, okay, this is the value of R। नेक्स्ट है हमारे पास कि बोहर्स एनर्जी इक्वेशन कुड बी एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम्स एज वेल एज हाइड्रोजन लाइक आयंस। तो ये बिल्कुल सच है, यानी कि इससे जो एनर्जी वाली इक्वेशन है उससे हम हाइड्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन की तरह जो यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं उनकी भी एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला, En is equals to minus 2 pi square m is 4 Zn Z3 over n square h square। ये फॉर्मूला है एनर्जी का, और n है यहां पर कि हम कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, सॉरी, शेल कौन सा है, 1 है 2 है 3 है 4 है। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन निकल करके आती है सारी वैल्यूज को फिल करने के बाद, एंड वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी फ्रॉम दिस equation, okay। So energy is equal to minus 1312 upon n square kilojoule per mole।
En is equal to RH 1 upon N1 square. Okay, for E2 it is double. आप देख सकते हैं कि यहां पर 5 4 5 हो चुका है. So similarly आप इसको चेंज कर सकते हैं. रेडियस ऑफ एटम भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं बोहर्स के एटॉमिक मॉडल से. ये रहा फॉर्मूला. इस फॉर्मूले की हेल्प से आप रेडियस ऑफ एटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द रेडियस. The frequencies of the lines in the hydrogen spectrum were good calculated using Bohr's equation. आप लाइंस की इक्वेशंस को भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि लाइंस जो है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, उसकी फ्रीक्वेंसीज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो इसके ये तो थी उसकी अचीवमेंट्स. अब इसकी डीमेरिट्स क्या थी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की? इसकी बेटा सबसे पहली डीमेरिट क्या थी? It could not explain the spectra of multi-electron species. ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के पीछे पड़ा रहा. इसने कोई भी बात नहीं की जो हमारा मेन फीचर था कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उसके बारे में इसने कोई बात नहीं की. It could not explain the fine line spectrum of atoms or ions. Okay? इसके अलावा it could not explain the Zeeman effect. Zeeman effect क्या होता है? स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. It could not explain the Stark effect also, which is under the electric field. Okay. Bohr model could not explain the ability of atoms to form molecules by chemical bonds. It could not explain the quantized nature of angular momentum of electron की अगर n है तो n क्यों है. Okay? तो इन सब बातों के बारे में बोहर एटॉमिक मॉडल नहीं बता सका था. तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या कवर किया? हमने कवर किया बोहर्स का एटॉमिक मॉडल क्या है, उसकी मेरिट्स और उसकी डीमेरिट्स. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके काम आएगी. जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो उसको कमेंट में पेस्ट कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.